हाय एवरीवन। मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख रहे थे हम लोग। सेट 1 कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ चुके थे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 मॉडल सेट 1 का, वह है नेसेसरी कंडीशंस for a compound to be aromatic. Necessary conditions for a compound to be aromatic. यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन होना ही है, चाहे जिस रूप में रहे। मॉडल सेट में ही 2 सेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन है, एक सेट 1 और वैसे ही एक सेट 2 या 3 में भी जो है क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी से। तो जब बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में हम लोग पढ़े थे उस समय इस टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं और वे क्राइटेरिया समराइज्ड हैं हकेल रूल के अंतर्गत। और इस हकेल रूल के अनुसार कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा जब वह कुछ बेसिक सा क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। और वे क्या क्राइटेरिया हैं, क्या कंडीशन है, उसी को लिखना है। तो पहला कंडीशन है कि द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कि जो कंपाउंड एरोमेटिक होना है वह कंपाउंड निश्चित रूप से साइक्लिक होना चाहिए। इसका मतलब जितने भी एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं या ओपन चेन कंपाउंड्स हैं वे कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते। नेवर। साइक्लिक कंपाउंड का ही एरोमेटिसिटी होता है। नेक्स्ट, इट शुड बी प्लानर। इट शुड बी प्लानर। जो कंपाउंड है वह प्लानर होना चाहिए। प्लानर होने का मतलब हुआ दैट इज ईच कार्बन एटम एंड हेटेरो एटम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन के अलावे जो एटम्स हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी हेटेरो एटम कहलाते हैं। सो इट शुड बी प्लानर दैट इज ईच कार्बन एटम एंड हेटेरो एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग जानते हैं शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लानर शेप होता है। तो ये बोल रहा है कि वह पूरा मॉलिक्यूल या जो पूरा कंपाउंड है वह साइक्लिक सिस्टम, वह प्लानर होना चाहिए। मतलब प्रत्येक कार्बन और यदि उसमें कोई हेटेरो एटम है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। थर्ड कंडीशन है कि इट शुड कंटेन, जो वह साइक्लिक सिस्टम होगा, इट शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। उस साइक्लिक सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 के बराबर होना चाहिए, जहां n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ऐसे यदि आप n बराबर 0 रखोगे तो दैट इज द नंबर ऑफ pi electrons in the cyclic system, should be। पाई इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या होगा साइक्लिक सिस्टम में, तो देखो n बराबर यहाँ से यदि आप 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 बचेगा 2। n बराबर 1 रखोगे तो 4 × 1 हुआ 4 + 2 6। n = 2 रखोगे तो 4 × 2 = 8 + 2 10। इसी ऑर्डर में आएगा 2 6 10। तो नेक्स्ट क्या होना है 14 18 एटसेट्रा। मतलब ये 4 के गैपिंग में होंगे ऐसा। तो जो भी साइक्लिक सिस्टम है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या, पाई इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हुआ कि पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। अब पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ हुआ। पाई बॉन्ड एक है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है कि वह जो साइक्लिक सिस्टम है उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का संख्या या तो 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 80, ऐसे करके 4 के इंटरवल में होना चाहिए। और सबसे लास्ट कि द पाई इलेक्ट्रॉन्स
द पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डीलोकलाइज्ड, उस पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, मतलब सिंपली जान लो कि रेजोनेंस होना चाहिए उस कंपाउंड में, उस कंपाउंड में रेजोनेंस होना चाहिए तब। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं किसी भी कंपाउंड्स के लिए एरोमेटिसिटी एग्जिबिट करने का। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, मतलब प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp2 होना चाहिए, कार्बन के अलावे जो हेटेरो एटम है उसका भी। उसके बाद बोल रहा है पाई इलेक्ट्रॉनों का संख्या 4n+2 पाई, मतलब इसको भूल जाओ, डायरेक्ट याद रखो ये 2, 6, 10, 14, 18 ऐसे करके। और लास्टली की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वे डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड मतलब उसका रेजोनेंस होना चाहिए ऐसा। ऐसे तो बस क्वेश्चन में इतना ही सा है, क्राइटेरिया लिखने बोला है तो इसको तो आप रट लोगे। एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्राइटेरिया पूछे, एग्ज़ाम में कोई कंपाउंड दे करके बोलेगा पता करने छांटने कि वह कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो वहाँ कैसे पता करेंगे उसके लिए एक एग्जाम्पल दे करके हम बतलाते हैं। इस हकेल रूल का वेरिफिकेशन। तो जैसे मान लो कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे दिए हुए हैं, एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसा है और एक ऐसा। ये 4 स्पीसीज दिए हुए हैं और चारों में से कौन सा स्पीसीज एरोमेटिक है या नहीं है, बस वही हम लोग को पता करना है। या क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आ सकता है एग्जाम में ऐसे कंपाउंड दे करके पता करने कि वह कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, तब कैसे पता करेंगे उसके बारे में बस हम लोग समझ लेते हैं। तो बस हकेल रूल को अप्लाई करना है। पहला क्राइटेरिया क्या था, साइक्लिक। यह कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक तो सभी हैं, तो पहला क्राइटेरिया हो गया फुलफिल। नेक्स्ट था प्लानरिटी। प्लानरिटी मतलब हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2, जितने कार्बन है सबका। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, यह डबल बॉन्ड के कार्बन हैं और हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। नहीं तो यहाँ से आप हाइड्रोजन को अलग करके दिखा लो, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना, तो 1, 2, 3, एक हाइड्रोजन के साथ 4। वैसे यहाँ इस कार्बन पे एक प्लस है, मतलब कि कार्बन का यहाँ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, 4 होता है 3 ही है, तो 3 में से 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं, मतलब एक ऐसा होगा। अब सब में लिख लो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, दिस वन इज पाई, अगेन सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब इस कार्बन की आप देखोगे तो अगल बगल 3 सिग्मा है, इसका मतलब sp2, यहाँ भी तो वही हाल है। ऐसे भी डबल बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और यहाँ देखोगे तो अगल बगल यहाँ भी 3 सिग्मा है तो sp2, मतलब सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो यह प्लानर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड के कार्बन है, दोनों का sp2 होगा। जरा इसका देखो, यहाँ एक माइनस है, एक नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वह वैलेंस से एक अधिक होना है। तो अधिक कैसे होगा, 4 होता है, मतलब यहाँ 5 होना चाहिए, तो 5 में से 1 और 1 2 बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ होगा 3, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा लोन पेयर। तो अब देखोगे तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इसको लोन पेयर काउंट करके चलना है, तो उस हिसाब से अब 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाना है। तो ये तो प्लानरिटी को फुलफिल नहीं किया, ख़त्म हो गया। उसी प्रकार से यहाँ sp2 प्लस वाले का भी sp2 आता है। यहाँ हम लोग देखें, इस कार्बन की बात करोगे, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, मतलब इस कार्बन का 4 बॉन्ड होना ही चाहिए, एक इधर एक इधर, एक इस तरफ एक इस तरफ, ऐसा। तो सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा अगल बगल, मतलब sp3, तो ये भी प्लानर नहीं हुआ। sp3 में शेप टेट्राहेड्रल होता है, जो कि एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, अरेंजमेंट है, वह प्लानर नहीं होता है। अब लास्ट में बचा तो डबल बॉन्ड वाले sp2, प्लस वाले का भी sp2, तो यहाँ भी सबका sp2, मतलब प्लानर। तो अब यहाँ से ये 2 कंपाउंड तो वैसे ही छट जाने वाले हैं, ये दोनों वैसे ही छट जाएंगे, प्लानर नहीं है, तो अब फिर ये दोनों का कोई चर्चा ही नहीं करना है। मेन था इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस दोनों को तो अब देखना ही नहीं है।
इसमें भी एक ही डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए 2, 6, 10, 14 इस ऑर्डर में, तो 2 तो आ ही रहा है। ठीक है, अब जब ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जा रहे हैं तो जो चौथा कंडीशन था डीलोकलाइजेशन का, इसमें रुकावट नहीं होता है, ये होना ही है ऐसा। तो ये 2 जो केमिकल स्पीसीज हुए, ये हकेल रूल के चारों क्राइटेरिया को, मतलब एरोमेटिक होने के जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी कंपाउंड के, उसको फुलफिल करते हैं। सो दिस 2 केमिकल स्पीसीज आर एरोमेटिक इन नेचर वाइल दिस 2 आर नॉट। अब एरोमेटिक नहीं है तो क्या है, इसके लिए आप नोट्स में देखोगे एंटी एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, होमो एरोमेटिक होता है, स्यूडो एरोमेटिक होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। खैर हम लोग को यहाँ एरोमेटिक के बारे में पता करना था, एग्जाम में वही आना है। तो यदि एग्जाम में क्राइटेरिया ना लिख करके ऐसे कंपाउंड के बारे में पता करने बोले तो आप कर दोगे ऐसे, या एग्जाम में ऐसे सब्जेक्टिव में आ सकता है, या दे करके बोलेगा कि दिस इज एन एरोमेटिक केमिकल स्पीसीज व्हाई, तो बताना होगा कि दिस इज साइक्लिक सिस्टम, दिस इज प्लानर सिस्टम, इट कंटेन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। हो जाएगा डीलोकलाइज में, फिर इसका रेजोनेंस दिखा दोगे तो हो जाएगा वहीं से। तो ऐसे एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आना है, जान लो कि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में रहना ही है इस टॉपिक से। नोट्स में ये सभी किए हुए हैं, आप वहाँ से देखोगे हो जाएगा। तो ये था 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन पे नोट्स लिखना है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इसका नोट्स लिखना है। और इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बतलाना है। तो डिटेल में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को देखें, बस यहाँ ही डेफिनेशन पूछा है थोड़ा सा। तो क्या इसका डेफिनेशन है, द फेनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग, द फेनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more atomic orbitals of comparable energy and redistribution into a set of new orbitals which have identical shape, size and energy is known as hybridization। बस इस डेफिनेशन को रट करके लिखना है। मतलब क्या इसका समझोगे, हाइब्रिडाइजेशन का सिंपली मतलब तो बताए हैं मिलावट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिलावट यहाँ हम लोग समझेंगे। तो क्या बोल रहा है कि 2 या उससे अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी कंपेरेबल हो, मतलब लगभग बराबर हो, मतलब कि सेम सेल के ऑर्बिटल्स हों। तो वैसे ऑर्बिटल्स का आपस में मिल जाना और मिल करके फिर से बट जाना नए ऑर्बिटल्स का एक सेट में, और ये जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका शेप, साइज और एनर्जी एक जैसा होगा। तो यह जो फिनोमिनन है, कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिल करके फिर से नए ऑर्बिटल्स का निर्माण होना, यही कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं उसको, मान लो कि एस सबसेल का एक ऑर्बिटल, पी सबसेल में ऐसे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हम क्या करें, इसमें से एस का एक और पी के 2 ऑर्बिटल्स को मिला दें। तो एक ऑर्बिटल एस का मिल रहा है, 2 ऑर्बिटल पी के मिल रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और ऐसे करके जो है हम लोग यहाँ इसको 3 ऑर्बिटल बनाए। तो अभी जो यह ऑर्बिटल है वह एस है, मतलब इसका शेप स्फेरिकल है। यह ऑर्बिटल पी है, मतलब इसका शेप डम्बेल है। सेम सेल के हैं तो एस से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा पी के लिए। तो अभी इन ऑर्बिटल्स का अलग अलग शेप हुआ, साइज भी अलग अलग होगा, एनर्जी भी अलग अलग है। लेकिन जब ये मिल गए और मिलने के बाद जो ये 3 नए बने, अब ये तीनों एक जैसे होंगे, तीनों को sp2 बोलेंगे। मिलने के पहले या एस है, ये दोनों पी है, लेकिन मिलने के बाद सारे के सारे sp2 हो गए और अब सबका शेप एक जैसा होगा, ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप।
तो यह फिनोमिनन जो है कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से इथेन में जो कार्बन है इसके हाइब्रिडाइजेशन को पता करना है। तो इथेन मतलब कि C2H6 हुआ, इसका आप लेविस स्ट्रक्चर के आधार पे ऐसा कर सकते हो, बना सकते हो स्ट्रक्चर। 2 कार्बन में 6 हाइड्रोजन है, ऐसा करके। अब इसमें से सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो इसके अगल बगल देखेंगे। टोटल 4 सिग्मा, लोन पेयर पाई कुछ नहीं है, तो 4 सिग्मा मतलब कि sp3, 4 मतलब कि p का 3 और s का 1। वैसे इसके लिए भी देखोगे तो वही बात होगा, 4 सिग्मा। यह सिग्मा दोनों तरफ काउंट होगा, चूँकि यह दोनों कार्बन के बीच बना है तो इसके लिए भी यह सिग्मा काउंट होगा और इसके लिए भी होगा। तो 4 सिग्मा मतलब कि यहाँ भी क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा ऐसे। तो यही है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना था और ऐसे इथेन के हाइब्रिडाइजेशन में फाइंड आउट करना था। तो खैर ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो हम लोग देखेंगे और यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो है ही, इसके बाद सेट 2 सेट 3 सब में इससे जो है क्वेश्चन है। तो यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, अब ये जो सेक्शन बी था जो कि 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन थे वह हो गया। नेक्स्ट अब आता है सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं उसमें सारे। सेक्शन सी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है 15 नंबर। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्सन्स, ऑर्गेनिक कन्वर्सन, बदलाव। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से बेंजीन आपको बनाना है, किसका इस्तेमाल करके बनाना है, तो इथाइन का। मतलब इथाइन को बदलना है बेंजीन में, इथाइन इनटू बेंजीन। अच्छा, समझोगे इस कन्वर्सन के बारे में। बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिकल्स पढ़ते हो, जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिकल्स पढ़ते हो, हूबहू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्सन पढ़ा जाता है। दोनों एकदम सिमिलर चीज़ है। कैसे, सो देखो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहला उसमें प्रोसेस क्या आता है कि क्या दिया हुआ है डाटा वो पता करो और क्या निकालना है वो पता करो। सबसे पहला चीज़ यही होता है। और इसी में बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो लोग छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या बनाना है, तो दिया हुआ इथाइन, बनाना है बेंजीन। अब उसके लिए इथाइन और बेंजीन सुन लेने से नहीं होगा, इथाइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यदि पता है तो आगे प्रोसीड कर पाएंगे, तो नहीं। मतलब जबकि डाटा नहीं पता है तो आगे क्या न्यूमेरिकल बनाओगे, कुछ नहीं। चलो इतना पता कर लिया आप न्यूमेरिकल में कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, पता चल गया, तो आदमी फंस कहाँ जाता है कि इसमें अब फॉर्मूला क्या लगेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ फंसोगे। पता है कि इथाइन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा, और बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से जान रहे हो, तो कन्वर्सन हो नहीं गया। अब अभी भी फंसने वाले हो। कैसे, तो आखिर ये इसमें बदलेगा, इसके लिए यहाँ रिएजेंट क्या होगा, क्या कंडीशन होगा रिएक्शन का। समझ रहे हो कैसे कंपेयर कर रहे हैं। सो न्यूमेरिकल में डाटा क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसी प्रकार से यहाँ कौन सा कंपाउंड दिया है, क्या बनाना है। यदि पता चल गया तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, ऐसे फंस जाता है लोग। एकदम सेम ही है। अब जो लोगों का न्यूमेरिकल बहुत बेहतर है उसका कन्वर्सन बेहतर होने वाला है, न्यूमेरिकल बेहतर नहीं तो कन्वर्सन है। क्योंकि न्यूमेरिकल तभी आप कर पाते हो जब पूरे चैप्टर का थ्योरी पता हो, फार्मूलाज रटे हुए हों। उसी प्रकार से आप कन्वर्सन भी तभी कर पाओगे जब पूरे चैप्टर का रिएक्शन साथ हो, रिएजेंट का नॉलेज हो, तब। नहीं तो सोचना भी नहीं है। चलो अभी तो 2-3 मार्क्स का दिया है, एग्जाम में आएगा ही, क्योंकि तीनों मॉडल सेट में कन्वर्सन है। क्लास 12 में आप पढ़ोगे तो वहाँ 10 मार्क्स तक का कन्वर्सन आता है, 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स में 10 कन्वर्सन होते हैं। और अभी जो कन्वर्सन है वो तो बड़ा सिंपल सा है। जैसे कोई न्यूमेरिकल होता है ना कि एक पेज में बन रहा है, 4-5 फार्मूला यूज हुआ, कोई है कि एक फार्मूला से बन गया। तो अभी जो कन्वर्सन है 11th में वो एक फार्मूला वाला है, मतलब एक स्टेप का रिएक्शन है, बन जाना है।
लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो कुछ कुछ ऐसे कन्वर्सन है जो एक कन्वर्सन को बनाने में पूरा एक पेज लग जाएगा, 5-6 रिएक्शंस यूज होंगे उसमें, तब जा करके वो कन्वर्सन होता है। समझ रहे हो? तो है क्या कन्वर्सन, ये चीज़ समझ लो, दमदार चीज़ है। जैसे कोई व्यक्ति कितना फिजिकल जान रहा है कि नहीं जान रहा है वो पता चलता है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कैपेसिटी से। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति ऑर्गेनिक में कितना काबिल है ये पता चलता है उसके कन्वर्सन बनाने के से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कन्वर्सन तभी बनेगा जब ऑर्गेनिक का हर एक चीज़ नॉमेनक्लेचर से लेकर मैकेनिज्म से लेकर के चैप्टर का रिएक्शन तक रटा हुआ हो तब। जैसे अभी ही देखो ना, यहाँ दिया हुआ है इथाइन, बनाना है बेंजीन, तो सोचते ही रह जाओगे कि आखिर कैसे कंपाउंड इसमें बदलेगा। तो कंडीशन भाई पता होना चाहिए इसके लिए। खैर अभी के लिए होता क्या है कि इस इथाइन के 3 मोल को जो है पास करवाया जाता है रेड हॉट आयरन ट्यूब से। एसिटाइलिन जो है वह गैस है, इथाइन जो है या गैस है। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब होता है, माने लोहा का ट्यूब जैसा बना हुआ, उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, हम लाल गर्म होने तक, रेड हॉट आयरन ट्यूब। और उसके लिए टेम्परेचर 873 केल्विन। बहुत ज़्यादा करोगे तो ट्यूब ही मेल्ट कर जाएगा, तो इस टेम्परेचर तक जो है इसको हीट करना है। तो होता क्या है कि ये जो 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स हैं यही तीनों आपस में कंबाइन करके बदल जाते हैं इस बेंजीन में। बस इतना सा बात याद रखना है। अब इसको दिखाना चाहो तो ऐसे हम लोग समझते हैं। देखो इस CH ट्रिपल बॉन्ड CH 3 मोल था ना, एक लिखे, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वैसे इधर भी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 3 मोल था तो ऐसे ही 3 लिखे। अब जब इसको आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करवाओगे इस टेम्परेचर पे, तो उसी दरमियान क्या होता है कि एक एक पाई बॉन्ड खुलते जाता है। ट्रिपल में पाई बॉन्ड है तो यह पाई बॉन्ड खुल करके इससे कंबाइन करेगा, यह पाई बॉन्ड खुल करके यहाँ जाके जुड़ेगा, और ये वाला पाई बॉन्ड खुल करके यहाँ जाके जुड़ेगा। और यदि ऐसा होगा तो देखो तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH, यहाँ डबल बॉन्ड रहा CH, और यह एक बॉन्ड खुल करके अब जा करके यहाँ से जुड़ गया ऐसे CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ ऐसा, इस प्रकार से। यही तो है बेंजीन। देखो ज़रा, ये सब कार्बन हुआ ना, और यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड, दिस इज बेंजीन। ऐसे प्रोसेस को जो है हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये चीज़ है, यहाँ 3 मोल जो है ऐसे कंबाइन कर रहा है इथाइन का, और एक बड़ा सा बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे कन्वर्सन को किया जाता है। तो एक कन्वर्सन तो यह था। नेक्स्ट कन्वर्सन है जिसमें बेंजीन ही बनाना है। इस बार इथाइन से बनाना था, अब की बार हेक्सेन से बनाना है। बेसिकली यह हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर का है। तो नेक्स्ट जो है इसमें हेक्सेन मतलब कि N हेक्सेन को बदलना है बेंजीन में। अच्छा, तो N हेक्सेन मतलब कि 6 कार्बन का लीनियर चेन होना है। ऐसा 1 2 3 4 5 6 लीनियर चेन है। लीनियर मतलब सारे कार्बन एक के बाद एक लगातार है, सीधा नहीं समझना है। लीनियर मतलब सीधा नहीं, कंटिन्यूअस चेन कार्बन का। तो यह लीनियर चेन है। दिस वन इज N हेक्सेन, और इस N हेक्सेन को बेंजीन में बदलना है, फिर से वही काम करना है ऐसे। तो यहाँ भी कुछ करना नहीं रहता है, बस यह जो N हेक्सेन है या तो लिक्विड होता है, बेंजीन भी लिक्विड ही है। तो बस इसको एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है एक टेम्परेचर प्रेशर पे हीट किया जाता है। तो यहाँ कैटलिस्ट होता है क्रोमियम का ऑक्साइड, इसके जगह आप वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड ले सकते हो, या इसके जगह आप मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड ले सकते हो। तीनों में से कोई एक यूज करना है, हो जाएगा रिएक्शन। 773 केल्विन टेम्परेचर है, 10 से 20 ATM प्रेशर होता है ऐसा। देखो चूँकि ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये प्रैक्टिकल वाले चीज़ है, लैब में हम लोग वर्क करते हैं ऐसे चीज़ों पे, मतलब कि हेक्सेन को बेंजीन में बनाना हो, और बेंजीन का यूज है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। पेट्रोलियम में यूज किया जाता है बेंजीन का।
तो वहाँ जब बेंजीन बनाना हो तो ऐसे तरीके होते हैं कि हेक्सेन को ऐसे करो। तो इंडस्ट्री में जब आप जाओगे और इन वर्क को देखोगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। वहाँ बस इस चीज़ को किया जाता है, हम लोग अभी कॉपी या बोर्ड पे केवल इसको लिख रहे हैं। तो जब इस एन हेक्सेन को इस सिचुएशन पे लाओगे, मतलब तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट रख करके इस टेम्परेचर और प्रेशर पे ही करोगे तो यह बदल जाएगा बेंजीन में। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना है। और जब ऐसे कोई ओपेन चेन कंपाउंड एरोमेटिक सिस्टम में बदले, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हकेलुल अभी हम लोग पढ़े थे, तो इस रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन। ओपेन चेन कंपाउंड का एरोमेटिक सिस्टम में बदलना। और कुछ अलग नहीं होगा, यहाँ से भी आप दिखलाओगे ना तो देखो होना कुछ ऐसा ही है। इस CH3 था ना, तो CH3 मतलब कि एक CH को रहने दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और होना है, या एक हाइड्रोजन को इधर दिखा दो, फिर यहाँ भी एक हाइड्रोजन को अलग दिखाओ, एक एक हाइड्रोजन को अलग दिखाते जाओ। कैसे उसमें बदला ही बता रहे हैं। और यहाँ भी एक ऐसे और एक ऐसे। तो सिंपल सा काम होना है एरोमेटाइजेशन के दरमियान। ध्यान दोगे, यह एक बॉन्ड आकर के जुड़ेगा यहाँ, और ई वाला बॉन्ड और ये हाइड्रोजन इतना, मतलब H एक बॉन्ड के साथ और ये H, मतलब ई वाला बॉन्ड अब बन जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा HH, मतलब क्या हो गया? H2। तो एक H2 बाहर। वही चीज़ कुछ यहाँ से होने वाला है, ई वाला बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड सहित इससे बाहर, मतलब यहाँ से भी H2 बाहर। ऐसे ही कुछ यहाँ होगा, यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो फिर ये हाइड्रोजन के साथ एक H2 यहाँ से बाहर। अगेन फिर क्या होगा कि यहाँ शिफ्ट कर गया तो फिर एक यहाँ से बाहर, ऐसे। तो उस हिसाब से यदि आप देखोगे तो यहाँ से कितना H2 बाहर हुआ है? 1 2 3 और एक 4, 4 H2 बाहर हुआ है, 4 H2। वैसे भी एन हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14, यहाँ बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। तो 8 हाइड्रोजन कम हुआ ना, तो 8 हाइड्रोजन मतलब कि 4 H2 यहाँ से बाहर होगा। हालांकि जो आंसर शीट भेजा गया है उसमें 3 H2 बाई मिस्टेक लिखा गया है, तो 3 H2 नहीं 4 H2 जैसे हम लोग देख रहे हैं। और अब ऐसे हटाओगे तो देखो वही चीज़ बनने वाला है। CH यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ से जुड़ जाएगा दिस वन, एरोमेटाइजेशन। तो ये समझने के लिए है कि ऐसे हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होते हैं, बाहर निकलते हैं। एग्जाम में उतना करके नहीं दिखाना है, बस आप कंडीशन को लिख दोगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एन हेक्सेन, इस कैटलिस्ट को याद रखोगे। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही है, इन सारी चीज़ों को याद रखना, और कोई चांस नहीं है, लिखना ही पड़ेगा उसको, बिना लिखे आप मार्क्स नहीं ला सकते हो। मेन यही तो कंडीशन, आप यहाँ हेक्सेन बना दिए, यहाँ बेंजीन, तो थोड़े हेक्सेन रखे रखे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, उस कंडीशन पे लाना होगा उसको। तो कन्वर्सन में मुख्य प्रॉब्लम यही होता है। एक अंतिम कन्वर्सन इससे है, और वह है फिनॉल को बेंजीन में बदलना। फिनॉल को बदलना है किसमें? बेंजीन में। अब फिनॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आगे फिर कुछ सोचना ही नहीं है। तो फिनॉल इज दिस वन, बेंजीन रिंग में OH, और इसको बेंजीन में ही बदलना है ऐसा। तो यहाँ भी कंडीशन है, देखो अंतर क्या है ओवरऑल, दोनों को मिला करके आप देखोगे, मिला करके क्या देखोगे कि यहाँ बेंजीन रिंग में OH है, यहाँ से OH गायब हुआ, तो यहाँ से OH गायब नहीं हुआ, O गायब हुआ, क्योंकि यह जो H हटा है वो H जा करके बेंजीन में जुड़ गया है। हम लोग जानते हैं कि बेंजीन का प्रत्येक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ वाला कार्बन में जो हाइड्रोजन नहीं है उसी की जगह OH है, तो हुआ क्या है कि O यहाँ से बाहर हो गया और H जा करके यहीं जुड़ गया ऐसा। अब पूरे प्रोसेस से O को हटाना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, मतलब इस कंपाउंड का रिडक्शन। इसके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट में यहाँ जो इस्तेमाल होता है वह जिंक मेटल का डस्ट होता है। फिनॉल एक लिक्विड है, इसमें जिंक मेटल के डस्ट को मिला करके इसको हीट कर दिया जाता है, तो हीट करने से ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाता है। या जिंक जो है एक इम्पॉर्टेंट या बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटल्स जितने होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं। तो यह जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देगा ऐसा, ZnO,
तो यह फिनॉल बदल गया बेंजीन में, साथ में ZnO निकल गया। समझ गए बात को। तो देखो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन का भी कंसेप्ट आ गया कि क्या हो रहा है रिएक्शन में, नहीं हो रहा है, इस बात को जानना होगा। शुरू वाला रिएक्शन बताए थे पॉलीमराइजेशन, जिसमें इथाइन के 3 मॉलिक्यूल कंबाइन करके बेंजीन बना रहे थे। फिर सेकेंड वाला एरोमेटाइजेशन, जिसमें एरोमेटिक सिस्टम बन रहा था, और यह हुआ रिडक्शन। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइप का रिएक्शन ही इन्वॉल्व है ना, बस उसके कंडीशन को याद रखना होगा। मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही होता है। तो कन्वर्सन तो रहेंगे ही एग्जाम में, चाहे जो आ जाए मॉडल सेट में दिए हुए वे रहें या उसके अतिरिक्त कुछ रहें, तो उसको करना होगा। और ये फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं, नहीं चैप्टर का कंसेप्ट है तो फिर दिक्कत हो जाना है उसमें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो इसमें 4 और क्वेश्चंस बच जा रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।